क्या है एस्ट्रोलॉजी? सो लिटरली ज्योतिष का मतलब है भगवान की रोशनी, भगवान की ज्योति। और अगर आप अपना पर्पस जान लेंगे तो आपका जीवन बहुत सुखी होगा। एस्ट्रोलॉजी कितनी परसेंट सही प्रेडिक्शंस कर सकती है? पहली चीज तो इट्स अ साइंस के ज्योतिषी का कितना अध्ययन किया हुआ है, दूसरा उसका इंट्यूशन कितना है, और तीसरा इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग ऑल्सो। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। 3 तरह के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। क्या एस्ट्रोलॉजर डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? स्टे अवे फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। क्या एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से साइंस है, हम ये कह सकते हैं? नहीं, सो इट्स अ साइंस, बट ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। नहीं, इट्स अ प्रॉपर साइंस, लेकिन इट्स नॉट जस्ट साइंस। अच्छा, जैसे एक सेइंग है कि हमारे दिमाग में जो भी आता है वो यूनिवर्स में, इस दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। मैरी दिस गर्ल और नॉट, शुड आई जॉइन दिस जॉब या नहीं। सो यस और नो क्वेश्चन अगर हो तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी जिस क्षण आपको क्वेश्चन आया उसी क्षण यूनिवर्स ने उसका आंसर उस मोमेंट में भर दिया है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर काम कर रहे हैं, ये कितने ट्रस्टेबल हैं? और उन्होंने कुंडली बनाई है आपकी, अगर उसके बेसिस पे वो आंसर कर रहे हैं तो ठीक है। सो दैट इज काइंड ऑफ लाइक एक्चुअल रीडिंग। बाहर आया जा सकता है कर्मा से, टाला जा सकता है? प्रारब्ध कर्मा एक वेव है, तो वेव ऑलरेडी आ चुकी है, उसको हम रोक नहीं सकते। मैंने सुना कि एक बार रावण को जब पता था कि उनको मारने वाला व्यक्ति त्रेता युग में जन्म लेगा, तो उन्होंने त्रेता युग को ही किडनैप कर लिया था। रावण ने एक्चुअली 9 के 9 ग्रह को अपने अधीन कर लिया था। तो कुंडली नहीं बनेगी तो कोई कर्म फल नहीं मिलेगा। क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए या हिंदूज के लिए? एस्ट्रोलॉजी आज एक चर्चा का विषय है। कई फिल्में, वेब सीरीजें भी एस्ट्रोलॉजी के इर्द गिर्द घूमने लगी हैं। हाल ही में आई जिमी शेरगिल की एक वेब सीरीज चूना, जो कि ज्योतिष के आसपास काफ़ी ज़्यादा मंडराती है और लोगों में काफ़ी भ्रांतियों को भी जन्म देती हैं, मगर उन सबको साफ करने का काम होता है एस्ट्रोलॉजर्स का। जहाँ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वहीं कुछ अंधविश्वास का फ़ायदा उठा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। मगर पीओवी में हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं जो आप तक ऐसी चीज़ों को पहुंचा सकें जो वास्तविकता में ऑथेंटिक हैं, जिनको इस्तेमाल कर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिगी। न्यूज़ डिगी के द पॉइंट ऑफ व्यू शो में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर अमित गर्ग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गजेंद्र जी, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत भाव भरा नमस्कार, और मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका पीओवी। शुरुआत करते हैं, कैसे आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई करने के बाद एक आईआईटीएन एस्ट्रोलॉजर कैसे बन जाता है? मेरी जीवन यात्रा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी यूनिक है, अलग है, हटके। शुरू से ही मेरा जन्म हुआ काफ़ी धार्मिक परिवार में, तो सब कुछ करते थे घर में, पूजा पाठ, हवन वगैरह करते थे। ज्योतिष नहीं था, सो मेरे किसी भी परिवार में कोई भी ज्योतिष मतलब मानते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। सो मेरा ध्यान था, इंटरेस्ट था, लेकिन वही प्रेशर जो होता है सोसाइटी का कि कुछ करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। सो शुरू में मैंने इंजीनियरिंग किया आईआईटी खड़गपुर से, फिर एमबीए किया यूएस से, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 15-20 साल काम किया टेलीकॉम में, और फिर एनर्जी इंडस्ट्री में। लेकिन अंदर से जो था वो जुनून था मेरा। सो आई हैड अ पैशन, लाइफ का पर्पस था एक। तो जॉब के साथ साथ भी मैं सीखता गया ज्योतिष, अलग अलग, जैसे चंडीगढ़ में भी और कई जगह मंदिरों में बैठ के पंडितों से मैंने सीखा, और फिर फॉर्मल टीचर्स भी रहे काफ़ी। तो जॉब के साथ साथ मैं सीखता गया, पढ़ाता भी गया और कंसल्टेशंस भी की, लेकिन कुछ मिसिंग था। मतलब जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं था, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली। सो फिर देन आई डिसाइडेड टू गो फुल टाइम, आई हैड एनफ। तो अब मेरे को मतलब अपना जो पैशन है, सो आई एम डूइंग व्हाट आई लव एंड आई लव व्हाट आई एम डूइंग, सो दैट्स अ ब्लेसिंग। मेरा मेन मकसद है, जो जैसे मैं शुरू किया जर्नी मेरा, सो अंदर गहराई तक गया और फिर देखा आजकल कैसे प्रैक्टिस किया जाता है।
सो मेरा दोनों पर्सपेक्टिव है, यूएस में भी इंडिया में भी। सो ठीक है। बड़ा हुआ इंडिया में, लेकिन अभी सेटल मैं यूएस में हूँ। सो ज्योतिष बहुत डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। जो धारणाएं हैं लोगों की यूएस में, इंडिया में बहुत अलग अलग हैं। तो मेरा मकसद है, जैसे मैं बोलता हूँ, टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ ज्योतिष। ज्योतिष का जो अस्तित्व था वो आज मिट चुका है काफ़ी हद तक, तो उसको स्थापित करना है दोबारा। कैसे करना है? सो काफ़ी 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत उनको अच्छे से लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। पहला, बहुत सी धारणा अंधविश्वास है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। कुछ लोग सोचते हैं ज्योतिष मतलब अंधविश्वास है प्लेन, या कुछ लोग सोचते हैं ये काम नहीं करता है, कुछ सोचते हैं कि ये मॉडर्न लोगों के लिए नहीं है, या फिर मोस्टली लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मेरा ये मानना है, मेरे मंत्र है जैसे कि अगर आप कोई चीज़ 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो आपको खुद उस चीज़ के बारे में नहीं ज़्यादा ज्ञान नहीं है। सो आप 5 साल के बच्चे को तभी समझा सकेंगे अगर आपको खुद पूरा उसके बारे में ज्ञान है। तो और आप देखेंगे नेचर में भी हर चीज़ सिंपल है, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। सो लोगों ने ये कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और फिर तीसरी चीज़ है कि प्रैक्टिकली इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, ज्योतिष करते हैं हम, कर्मकांड भी करते हैं। क्यों करते हैं? लोग बृहस्पतिवार को मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? बृहस्पतिवार, बृहस्पति जो है गुरु है, सो गुरु को आदर देने के लिए गुरु मंदिर जाते हैं। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन करते हैं। या तो पेरेंट्स का प्रेशर है, करते हैं, या फिर लोगों को बहुत डर बैठा हुआ कि ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि वो एकदम डर बैठा देते हैं आपके मन में। अगले साल आपका ये होगा, अगले साल आपका ऐसा बुरा होगा, ये होगा। तो या तो लोग पैसे देते हैं, या फिर जेमस्टोन्स खरीदते हैं, या फिर उनका उपाय सोचते हैं, करते हैं। उपाय करने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो उनका विश्वास चला जाता है। सो ये मैं बहुत लंबा आंसर दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन का, लेकिन सो ये मेरी जर्नी रही है। सो दैट्स माय गोल, टू हेल्प क्लियर सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टू मेक इट सिंपल, और प्रैक्टिकली आज के मॉडर्न डे एंड एज में कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि हर एक शास्त्र जो है हमारा, वो उस एरा के हिसाब से करना पड़ेगा आपको। मतलब आप अगर 5,000 साल पहले ऋषियों के ज़माने में बिल्कुल अलग था टाइम, अभी जो है बिल्कुल अलग टाइम है, लेकिन वो जो सूत्र हैं, वो जो शास्त्र हैं, उनका ज्ञान वही है। तो उसको अडेप्ट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, और उसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है डे टू डे लाइफ। सो दैट्स माय मिशन। क्या है एस्ट्रोलॉजी, उसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं ताकि हमारे व्यूअर्स उसे समझ पाएं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे हम सब सोचते हैं कि इंडिया में सबको मालूम है ज्योतिष क्या है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष जो है वर्ड ज्योति प्लस ईश। ओके। ज्योति इज लाइट, ईश इज गॉड। सो लिटरली ज्योतिष का मतलब है भगवान की रोशनी, भगवान की ज्योति। तो ये भगवान जो हम कह रहे हैं, क्या है भगवान? ये भगवान है ये 9 जो ग्रह है। 9 ग्रह क्या करते हैं? इनको ग्रह क्यों बोलते हैं? ग्रह मतलब जो ग्रहण कर लेता है, हमारे कॉन्शियसनेस को पकड़ लेता है। तो ये 9 जो प्लैनेट्स बोलते हैं ग्रह हैं, तो ये हमारी कॉन्शियसनेस को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं? हमारा कर्म फल देने के लिए। सो ज्योतिष जो है वो इट्स अ साइंस ऑफ, यू कैन से, कार्मिक मैप, कार्मिक जर्नी, या कर्म फल जिसको बोलते हैं। तो ये कर्म फल क्या है? तो पिछले जन्मों में हमने बहुत सारे कर्म किए, तो उसका फल मिलेगा। सो हिंदी में सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जो बोया सो काटा, एज यू सो शैल यू रीप। तो इवन साइंस में हमारा है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ज्योतिष है कि हमारा कर्म फल दिखा रहा है। लिटरली अगर एक सेंटेंस में आपने देखना हो तो कर्म फल से कोई नहीं बच पाया। दैट इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी अब सबको मालूम, मतलब कोई इसको ये नहीं कहता है कि ग्रेविटी नहीं है, सबको मालूम है, इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा जो है, इट इज़ एज पावरफुल एज लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड एज रियल एज लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखिए आप 5,000 साल पहले किसी को ग्रेविटी के बारे में नहीं मालूम था, तो लोग कहते थे कि मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वैसे ही आज लोगों को भूल चुके हैं हमारे शास्त्र, जो मतलब उनका विश्वास टूट चुका है, तो कहते हैं तो डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा जो है सिंपली ये कह रहा है जो आप करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए लॉ ऑफ कर्मा इतना स्ट्रांग है कि इवन विष्णु भगवान वो बच नहीं पाए। तो शायद आपने सुना हो राम अवतार क्यों हुआ।
राम अवतार इसलिए हुआ, विष्णु जी का कर्म पेंडिंग कर्म था, तो क्या हुआ, उन्होंने एक बार नारद जी को, उनसे मजाक कर ठिठोली कर रहे थे, नारद जी को एक अच्छा चेहरा चाहिए था क्योंकि उनको एक लड़की पसंद आई धरती पे, तो इसका स्वयंवर चल रहा था, तो स्वयंवर पे जाके उनको मन था कि उससे शादी करें। तो विष्णु जी के पास आए, कहा कि मेरे को ऐसा चेहरा दीजिए कि बस कोई ना ही ना कर पाए। तो विष्णु जी अपना मजाक में उन्होंने उसको नारद जी को एक बंदर का चेहरा दे दिया। अच्छा। तो उस समय कोई मिरर वगैरह तो होते नहीं, तो नारद जी ने सोचा मैं तो सबसे सुंदर बन गया इंसान, तो चले गए वहाँ। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, तो नारद जी को बहुत धक्का लगा, तो इतना उनको ठेस लगा, तो वापस आए, उन्होंने कहा, उन्होंने श्राप दिया विष्णु भगवान को कि आपने मुझे एक बंदर का चेहरा दिया, तभी आपको धरती पे जाके अवतार लेना पड़ेगा और उस अवतार में आपको एक बंदर आपकी सहायता करेगा। तो इसलिए राम जी का अवतार हुआ। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि कर्मफल से विष्णु जी भी नहीं बच सकते, तो हम तो क्या चीज़ है। सो इसलिए इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। सो लॉ ऑफ कर्मा इज द बेसिक आइडिया ऑफ ज्योतिष। सो बहुत कुछ है आगे, मैं अभी और बता सकता हूँ, लेकिन आप कहें तो मैं आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो ज्योतिष इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, मतलब बहुत सी चीज़ें हमें पता चली। सबसे पहली चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमें साइकोलॉजिकल प्रोफाइल हमारा पता चलता है कि हमारा मेंटल मेकअप कैसे है, हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं, कुछ भी जीवन में होता है उसका रिएक्शन कैसे है हमारा, मेंटली स्टेबल है या थोड़ी चीज़ से घबरा जाते हैं, तो वो हमें आसानी से चंद्रमा की स्थिति देखकर चार्ट में बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइल कैसा होगा, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो हर चीज़ में ठीक है ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन फ़ायदा क्या है, प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। अगर किसी का चंद्रमा मान लीजिए राहु के साथ बैठा है, राहु क्या है, राहु के, तो राहु हमारा सिर है, धड़ नहीं है उसका, तो 5 सेंसेस हैं उसकी, लेकिन स्टमक नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, तो राहु को और चाहिए, सब चीज़ें नया चाहिए, नई इनोवेशन, लेकिन जितना भी मिले राहु को उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा है तो उस व्यक्ति को बहुत डिससेटिस्फैक्शन रहेगा जीवन में। तो इसके उपाय क्या है, तो राहु वायु ग्रह है बहुत सारा, तो उसको मालिश करिए, अभ्यंगा या वैसे ग्राउंडेड मेडिटेशन। सो ये दिस इज हाउ वी कैन यूज साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बेस्ड ऑन योर चार्ट। नेक्स्ट है ज्योतिष, जो वेस्ट में ज़्यादा एक्चुअली इसका लोग मानते हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल काउंसलिंग। ओके। उसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए लोग आते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, बहुत लोगों को नहीं मालूम पर्पस। जैसे मेरा भी, अब शुरू में इंजीनियरिंग किया, भेड़ चाल है, तो या तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए या आगे जाके क्या करना है। सो इवन 50-60 साल के लोग आते हैं मेरे पास कि मुझे समझ नहीं आ रहा आगे मैं क्या करूँ। सो दैट इज स्पिरिचुअल काउंसलिंग, के हाउ यू कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्स। हर एक आदमी का चार्ट है, वो चार्ट क्या है, आपका ब्लूप्रिंट है, इट्स योर डीएनए। उससे पता चलता है कि आपका जीवन में पर्पस क्या है। सो दैट इज हाउ वी कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्स। और अगर आप अपना पर्पस जान लेंगे तो आपका जीवन बहुत सुखी होगा। चाहे ये मटेरियल सक्सेस की बात नहीं कर रहा मैं, वो भी इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ज्योतिष, लेकिन आपको अंदर से खुशी मिलेगी क्योंकि आपका जन्म ही उस चीज़ के लिए हुआ है। चार्ट क्या है? चार्ट है हमारा जन्मपत्री, ओके। कुंडली जिसे बोलते हैं। तो वो क्रिएट करते हैं हम, जिस क्षण आपका जन्म हुआ, जिस जगह जन्म हुआ और जिस डेट और टाइम और प्लेस, उस क्षण का हम चार्ट बनाते हैं कि उस टाइम ग्रहों की स्थिति क्या थी। पूरा सौरमंडल में 9 के 9 ग्रह किस जगह थे। अब देखिए, आप 2 लोगों का चार्ट सेम नहीं हो सकता, इवन ट्विंस जो हैं थोड़ा सेकंड्स का फर्क होता है। सो इसलिए हर एक आदमी का अलग ब्लूप्रिंट है। सो इसको जो कुंडली कहते हैं, बर्थ चार्ट कहते हैं, नेटल चार्ट कह देते हैं, सो वो है। तो क्या हर मिनट में ग्रहों की पोजीशन चेंज होती है? हर सेकंड, हर सेकंड, मिली सेकंड में। so इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट क्या है। जितना एग्जैक्ट मालूम हो उतना अच्छा हम चार्ट देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मालूम तो फिर हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, जिसका मतलब है वही, मतलब ऐसा बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता, तो क्या उनकी भी रीडिंग हो सकती है? हाँ, सो ऐसा है, देखिए टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। हाँ। सो लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम, इवन अगर जैसे हॉस्पिटल में भी उनका जन्म हुआ तब भी नर्स का या जो भी रिकॉर्ड कर रहा है 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है। और दूसरी बात है, देखिए आपके टाइम ऑफ बर्थ क्या है, जब बच्चा पहली बार दिखता है वो टाइम ऑफ बर्थ है, या पहला बाहर आता है सांस लेता है वो बर्थ है, या फिर जब कॉर्ड काटते हैं तब बर्थ है। सो इसलिए काफ़ी सारा इसमें रहता है अनसर्टनिटी। सो 2 चीज़ें इसमें, पहला तो
मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो अलग अलग लिनियज है, अलग अलग ज्योतिष के स्कूल्स हैं. सो पहला है एक पराशरी, जिसको वैदिक ज्योतिष बोलते हैं. सो मोस्टली लोग वही प्रैक्टिस करते हैं. मैं कहूँगा 60-70% लोग पराशरी ही करते हैं. पराशरी पराशरी ज्योतिष बोलते क्या मीनिंग है इसका? हैं. पराशर ऋषि पराशर से आया वो. ओके. सो वो लिनियज चल रही है. सो वो अगर आप बोलेंगे वैदिक ज्योतिष सीखना है तो मोस्टली पराशरी ही होगा. ठीक है. दूसरी लिनियज एक है जो मैं उसमें काफ़ी अध्ययन किया, वो है भृगुनंदी नाड़ी. ओके. भृगुनंदी नाड़ी ऋषि भृगु से आई है. तो उसमें फोकस है कि ग्रहों की रिलेटिव पोजीशन क्या है. सो अगर इवन 5-4 मिनट इधर उधर भी हो जाए तो उसमें दैट स्टिल ओके. सो हम लोग प्रिडिक्शंस कर सकते हैं. सो दैट इज वन थिंग. सो अगर बिल्कुल नहीं मालूम तो कर सकते हैं. लेकिन बेस्ट अप्रोच इज कि आपको व्हाट वी डू बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन. बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मतलब इट्स अ रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस. देखिए, रीडिंग में तो या कंसल्टेशन में आपने मुझे टाइम बताया तो मैं चार्ट देख के, आपका कुंडली देख के आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, ये हुआ होगा. लेकिन इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे. आप मेरे को बताओगे कब आपका मेजर लाइफ इवेंट्स कब कब हुए, एग्जैक्ट डेट, बच्चा हुआ, शादी हुई, जॉब लगा, कुछ भी, तो बाहर गए, जो भी, उसके हिसाब से. सो फिर आप मेरे को विंडो भी देंगे. मे बी अगर विद इन 1 आवर है या 2 घंटे. कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम होता, तो पूरा दिन भी हम करते हैं, सुबह से अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक. क्या इनका लग्न हो सकता है पहले तो. सो बेस्ड ऑन योर लाइफ इवेंट्स हम देखते हैं कि आपको कौन सा चार्ट फिट कर रहा है. सो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है. सो इट्स कॉल्ड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन. सो वो काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस है. उसमें कई घंटे लग जाते हैं. डिपेंड करता है एक्चुअली, हर केस इज, एवरी केस इज डिफरेंट. तो एनालाइज करके हम देन वी अराइव एट अ पॉसिबल विंडो ऑफ टाइम. कैन बी विद इन फ्यू मिनट्स. एक्चुअली और टेक्निक्स हैं जिससे विद इन फ्यू सेकेंड्स भी हम कई बार देख सकते हैं. बट हाँ, सो देर आर वेज टू फाइंड आउट टू. सो फर्स्ट आप मतलब जिन दर्शकों को नहीं मालूम अपना टाइम ऑफ बर्थ, मेरी रिकमेंडेशन रही है कि आप ज़रूर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाएं, ताकि एक बार आपका रेक्टिफिकेशन हो गया फिर आप अब कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ ये मेरा लग्न है. कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं आप, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लग्न के हिसाब से आप देख सकते हैं मेरे पे कैसे अप्लाई होगा. सो वो बहुत ज़रूरी है कि पहले रेक्टिफिकेशन करा लीजिए. पहले रेक्टिफिकेशन करवा लीजिए और उससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा. और फिर आप एक्चुअल फॉलो कर सकते हैं कि आपके चार्ट पे कैसे अप्लाई हो रहा है सारा गोचर जो है. सो और कॉम्प्लिकेटेड जो टेक्निक्स हैं वो फिर इजीली आपको जैसे मुझे भी अपना एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता, बट मुझे एक स्लॉट पता है कि 4 से 5 का शाम का टाइम था. तो वो 1 घंटे की ड्यूरेशन से हम नहीं कर सकते? हाँ नहीं, सो दैट इज गुड. सो आप मेरे को बताएंगे कि 4 से 5 के बीच है. फिर भी 4 से 5 बहुत लंबा टाइम है. ठीक है. 4 के 5 के बीच में ही मान लीजिए. सो आपको एग्जांपल देता हूँ. लग्न बोलते हैं, एक चीज होती है लग्न चार्ट. नहीं, लग्न है. लग्न मतलब इंग्लिश में राइजिंग साइन बोल देते हैं. असेंडेंट राइजिंग से उसका क्या मतलब है. मान लीजिए आप 10 बजे पैदा हुए नई दिल्ली में 2024 आज की तारीख में. कोई बच्चा अभी पैदा हो रहा है. अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है उस मोमेंट में आप ईस्टर्न होराइजन में देखिए, पूरब की तरफ देखिए, टेलीस्कोप से देख सकते हैं कि उस टाइम कौन सा कॉन्स्टलेशन राइज हो रहा है. ओके. मतलब ईस्टर्न होराइजन पे कौन सी राशि उदय हो रही है, वो आपका लग्न बन जाएगा. तो मान लीजिए अभी अगर कैप्रिकॉर्न या मकर राशि उदय हो रही है तो आपका लग्न मकर बन गया. उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब इसका. तो लग्न जो है वो फर्स्ट हाउस हो जाता है चार्ट का. उसके बेसिस पे ही सारा चार्ट डिसाइड होता है. सो मान लीजिए अगर आपका बर्थ आधा घंटा बाद हुआ तो हो सकता है मकर की जगह अभी कुंभ राशि आ जाए. सो इसलिए पूरा चार्ट आपका चेंज हो जाएगा. सो आधे घंटे, कई बार तो अगर संधि काल है, मतलब मान लीजिए अगर चेंज हो रहा है राशि मकर से कुंभ या जो भी राशि चेंज हो रहा है और आपका मान लो 4:20 पे हुआ और 4:22 पे वो राशि चेंज हो रही है, तो 4:23 और 4:20 का भी बहुत डिफरेंस हो जाएगा. चार्ट कंप्लीटली डिफरेंट चार्ट हो जाएगा. सो 1 घंटा तो बहुत लंबा है. तो विद इन फ्यू मिनट्स भी इम्पोर्टेंट है कि आपको देखना चाहिए कि क्या आपका लग्न है. एटलीस्ट क्या आपको एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब लोगों को भी बनना चाहिए, करना चाहिए, या कोर्स करने चाहिए? आजकल एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे कोर्स हैं मार्केट में, अलग अलग लोग इसको करवा रहे हैं. तो मतलब पहले तो आपको क्या रीज़न है कि आपको वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है या आपको मज़ा आता है वो करने में, क्या रीज़न है? और दूसरा, लोगों को करना चाहिए. देखिए किचन जी, मेरा ये मानना है कि एवरीवन शुड बी देयर ओन एस्ट्रोलॉजर. ओके. तो कैसे बनेंगे, लेकिन पहले क्यों बनना है, क्या फ़ायदा है, क्या है, क्या हमने थोड़ा डिस्कशन किया क्या है एस्ट्रोलॉजी. तो
काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहला है लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन उनका मकसद है कि क्या ये मुझे अच्छा बेहतर आदमी बनाएगा, आदमी या औरत जो भी। सो पहली चीज़ है कि इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। अब कनेक्ट विद द यूनिवर्स मतलब हम जैसे कहते हैं वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, बट ऑल्सो यूनिवर्स इज विद इन अस। सो हम अलग नहीं है यूनिवर्स से। वो तो हमने सारे ये टाइम बना दिए कि आज अभी 1 बजे है, 2 बजे हैं, ये सारी लाइट्स है, ये सारा मतलब अननेचुरल ये सब सराउंडिंग्स में रहते हैं। लेकिन आप देखा जाए आप आधी रात को जहाँ लाइट्स नहीं है वहाँ जाएं तो आपको तारों, सो दैट इज़ योर कनेक्शन विद यूनिवर्स के जहाँ से आप आए हैं। आपका पर्पस क्या है? देखिए अब हमने डिस्कस किया कि आपका स्पेसिफिक क्षण, किसी क्षण जन्म हुआ, उसका कोई मीनिंग है। उस क्षण 9 ग्रह किसी स्थिति में थे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है। so, उसको देख के हम आपका लाइफ पर्पस क्या है। सो एक चीज़ तो हो गई। ज्योतिष अगर आप सीखेंगे आपको इजीली पता चलेगा कि आपका पर्पस क्या है एग्जिस्टेंस का। हर एक आदमी का अलग है। कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई कुछ है, लेकिन इवन स्पोर्ट्समैन में कोई कोच बनना चाहता है, कोई कंपटीशन करना है। सो वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, मैं जैसे अपने ज्योतिष रीडिंग्स में स्वॉट एनालिसिस करता हूँ। स्वॉट एनालिसिस ये बिजनेस टर्म है, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ्स क्या है? आपकी कुंडली देखकर हम देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह बली है, अच्छा आपको प्रभाव रिजल्ट्स दे सकता है। उस ग्रह को हमें उस ग्रह को फोकस करना है। तो देखिए कोई हो सकता है किसी का मंगल काफ़ी बली है, इसका मतलब मंगल ग्रह के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हैं, सो मे बी वो पुलिस ऑफिसर बन सकता है या योद्धा बन सकता है या कुछ भी ऐसे अग्रेसिव काम कर सकता है। सो स्ट्रेंथ्स आपको एनहेंस करना। अगर आपको स्ट्रेंथ्स पता ही नहीं मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है तो आप यू विल बी वेस्टिंग दैट अपॉर्चुनिटी। बहुत लोगों को नहीं मालूम मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप 10 लोगों को पूछेंगे शायद 4-5 बता पाए मेरी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा आता है वीकनेस। वीकनेस हर एक आदमी में वीकनेस है, मेरे में वीकनेस है बहुत। लेकिन उस वीकनेस का हम क्या कर सकते हैं कि वीकनेस ऐसा ना हो कि वीकनेस अड़चन बन जाए और हमारा जीवन वहीं खड़ा हो जाए। तो वीकनेस को एड्रेस करने के लिए हम रेमेडीज़ करते हैं। तो रेमेडीज़, जैसे ही मैं रेमेडीज़ शब्द बोलता हूँ तो लोग कई बार डर जाते हैं कि पता नहीं क्या मेरे चार्ट में बहुत बुरा है तो रेमेडी चाहिए मुझे। रेमेडी ऐसा नहीं है, रेमेडी है कि कैसे ग्रहों के साथ कनेक्ट करना है। सो हम बात करेंगे रेमेडीज़ पे। लेकिन स्ट्रेंथ, वीकनेस और फिर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। मान लीजिए नेक्स्ट 6 महीने में, 1 साल में काफ़ी अच्छा समय आने वाला है और किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपका किसी मान लो शुक्र ग्रह का अच्छा समय आपके चार्ट के हिसाब से आने वाला है, तो शुक्र ग्रह वाली चीज़ें आपको करनी चाहिए। शुक्र है बैंकिंग का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, लग्जरी का है, ट्रैवल का है। तो आपको अगर मालूम होगा मेरे अगले 1 साल में शुक्र का अच्छा पीरियड आने वाला है, सो दैट्स अपॉर्चुनिटी। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए कि सो विंड्स आर ब्लोइंग इन योर डायरेक्शन, मतलब हवाएं आपकी दिशा में बह रही हैं आपको हेल्प करने के लिए। अब मान लीजिए अगर आप कोई प्लानिंग नहीं है और मालूम ही नहीं ये अपॉर्चुनिटी आने वाली थी तो यू मे मिस दैट अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है, तो वैसी अपॉर्चुनिटी उल्टा जो कुछ मतलब डिफ़िकल्ट समय या कुछ भारी समय आने वाला है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो ट्रैवल में थोड़ा सावधान रहना है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि फॉरेन ट्रैवल आप पूरा अवॉइड करिए अगर पॉसिबल नेक्स्ट 6 महीने या ऐसे। तो दोज आर द थ्रेट्स वी डिस्कस। सो स्वॉट एनालिसिस पूरा हो जाता है। सो मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि एज एन एस्ट्रोलॉजर आप क्या क्या कर सकते हैं। सो आई से एवरीबडी शुड बी देयर ओन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन कैसे बनेंगे? सो यू कैन जॉइन कोर्सेज। और दूसरा ऑफ कोर्स जो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है वो है प्रिडिक्शन। सो ऑब्वियस प्रिडिक्शन, ज्योतिष प्रिडिक्शन तो है। सो प्रिडिक्शन क्या है? पहले आपको देखना है कि चार्ट में आपका प्रॉमिस क्या है, कि क्या क्या फल आपको इस जन्म में मिलने वाले हैं। दूसरा है कि वो कब मिलेंगे। सो क्या फल है और कब मिलेगा, सो दैट इज प्रिडिक्शन। सो दोनों का एस्ट्रोलॉजी कितनी % सही प्रेडिक्शंस कर सकती है? देखिए जैसे लोग पूछते हैं कि हाँ डज इट वर्क, लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रिडिक्शन ठीक नहीं हुई है, सो एस्ट्रोलॉजी खराब है। इसमें 2 चीज़ें हैं। परसेंट कहना मुश्किल है, बट पहली चीज़ एस्ट्रोलॉजी में है वो है प्रिडिक्शन। कि कितना ठीक होता है नहीं ठीक होता। वो जैसे मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया। पहली चीज़ तो इट्स अ साइंस के ज्योतिषी का कितना अध्ययन किया हुआ है, दूसरा उसका इंट्यूशन कितना है, और तीसरा इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग ऑल्सो। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स।
तो परसेंटेज वाइज इट डिपेंड्स, एवरी प्रिडिक्शन इज डिफरेंट। दूसरा है रेमेडीज। तो लोग कहते हैं कि जैसे किसी ने चार्ट दिखाया और कहा कि ज्योतिषी को दिखाया और उन्होंने कहा ये उपाय कर लीजिए, आप शनि के उपाय कर लीजिए, अगले 6 महीने तक आपका ये कष्ट टल जाएगा। तो वो 6 महीने तक करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। क्यों ऐसा है? सो मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कि बता रहा हूँ दर्शकों को कि लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करता है, लेकिन थोड़ा डीप में जाए आप। पहली बात हमने की प्रिडिक्शन ठीक होता है कि, दूसरी रेमेडीज काम कर रही है कि नहीं। रेमेडीज जो है उसके 2 पर्पज़ हैं। पहला तो है, उसके थोड़ा मैं आपको कर्म के बारे में बताता हूँ। 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म वो है जो सारा, मान लीजिए आपके 1000 पिछले जन्म हुए। इनकी इंग्लिश टर्म भी बता दीजिए। संचित नहीं, इंग्लिश नहीं है। अच्छा। मैं प्रेफर करता हूँ हिंदी में, क्योंकि जैसे एग्जांपल ग्रह भी है, प्लैनेट का कोई मीनिंग है, वो इंग्लिश वर्ड प्लैनेट का कोई मीनिंग नहीं है। ग्रह मतलब जो कॉन्शियसनेस को ग्रैब कर ले। सो इनका तो संचित यू कैन से एक्यूमुलेटेड कर्मा। ठीक है। लाइक एनालॉजी ले सकते हैं कि जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट हो गया, वो आपका संचित कर्म हो गया। सारे 1000-2000 जन्मों का जो भी कर्म है, कर्मफल, उसका इकट्ठा टोटल जो है दैट इज संचित कर्म, एक्यूमुलेटेड कर्म बोल सकते हो, और आपका बैंक बैलेंस जैसे पूरा सेविंग्स अकाउंट। अब आपने वो कर्म किया, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, कर्मफल मिलेगा। तो वो थोड़ा थोड़ा करके कर्मफल एक एक जन्म में मिलता रहता है। So, ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में सारे संचित कर्म का फल मिल जाएगा। सो जो छोटा सा पोर्शन है उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। ओके। तो उसको आप कह सकते हो चेकिंग अकाउंट, मतलब कि इमीडिएटली जो यूज करना है। सो इस जन्म में आपका जो कुंडली है वो आपको प्रारब्ध कर्म दिखा रही है। तो सो जो रेमेडीज हैं, आप प्रारब्ध कर्म के लिए भी कर सकते हैं और संचित कर्म के लिए भी कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल देता हूँ। संचित कर्म को आप सोच सकते हैं जैसे ओशन है, पूरा समुद्र है, ओशन है, वो आपका पूरा कर्म का इकट्ठा अकाउंट है। प्रारब्ध कर्म जो है वो है वेव्स, जो वेव्स बन रही है। सो एक वेव जो बन चुकी है वो है प्रारब्ध कर्म, मतलब कि वेव को रोका नहीं जा सकता। सो जो प्रारब्ध कर्म हमारा चार्ट में दिखा रहा है, जो भी हमें इस जन्म में भुगतना है, अच्छा बुरा दोनों, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं रेमेडी से? उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा। एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको एक तरह की छतरी देता है, अम्ब्रेला। सो एस्ट्रोलॉजर इज लाइक अ वेदरमैन। वेदर प्रिडिक्शन जो करते हैं, सो कहते हैं कि आज बारिश होगी, कल ये होगा। सो हमारा काम है वो करना, कि आपको बताना कब बारिश होगी, कितनी इंटेंसिटी की बारिश होगी, किस दिन होगी, और फिर आपको हम एक अम्ब्रेला देते हैं। सो अम्ब्रेला इज लाइक अ रेमेडी। तो रेमेडी से ये नहीं है कि कर्मफल जो मिलना है वो बंद कर देंगे, बारिश को हम बंद नहीं कर सकते, वो जो होना है तो होगा। तो रेमेडी से आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं और आप उतना दुखी नहीं होंगे। अगर कोई बुरा कर्मफल है तो आप उतना दुखी नहीं होंगे। ये प्रारब्ध करना है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है याद रखने वाली है, इवन अगर आपकी कोई रेमेडी काम नहीं करती है, मान लो आपने 3 महीना किया, 6 महीना किया, रेमेडी काम नहीं करी, हो सकता है वो रेमेडी आपके संचित कर्म के लिए इस्तेमाल हो रही हो। सो संचित, मान लो 1 लाख आपका संचित कर्म का फल है, 500 आपका प्रारब्ध का फल है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं संचित कर्म को कैसे खत्म कर सकता हूँ इसी जन्म में, बजाय के 500 करके आपको इतने जन्म लेने पड़े। सो रेमेडीज का मुख्य जो उद्देश्य है मेरे हिसाब से, वो संचित कर्म को खत्म करने में है। सो दैट इज अ ह्यूज ब्लेसिंग। इसीलिए कहते हैं कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। तो इसमें क्योंकि हम ऐसा स्ट्रॉन्ग कर्म कर सकते हैं ताकि संचित कर्म खत्म कर सकें और प्रारब्ध को थोड़ा इजी कर सकें। तो आपका क्वेश्चन था कि प्रिडिक्शन काम करती है नहीं करती, बट उसमें रेमेडीज भी काम करती है नहीं करती। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड आंसर, लेकिन यू हैव टू हैव फेथ, पहली बात। और फिर काम करेगी नहीं करेगी उसमें आपको डीप जाना है कि क्या हम एक्चुअली उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजर डेथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए काफ़ी सारी इंडिकेशन हैं चार्ट में। 8वां भाव है, उसका स्वामी है, काफ़ी चीज़ें। लेकिन मेरा ये मानना है, वी आर नॉट गॉड, हम भगवान का दर्जा नहीं ले सकते। तो इसलिए मेरे ओपिनियन में स्टे अवे फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। इवन बर्थ जैसे है, लोग कहते हैं कि हम सी सेक्शन करवा लेते हैं, वो ये टाइम अच्छा है ना। तो मान लो किसी का जन्म होने वाला है, उनका प्रेग्नेंट है, तो कहते हैं कि इन 3 दिन के अंदर डॉक्टर ने बताया कि विंडो है, तो हम इन 3 दिन के अंदर इस टाइम सी सेक्शन करवा लेते हैं। उस सब वो हम कर्म के साथ खेल रहे हैं।
सो वो आई डोंट रिकमेंड दैट. सो जन्म और मृत्यु दोनों हमें भगवान पे छोड़नी चाहिए. हाँ, चार्ट से देख सकते हैं, इंडिकेशंस हम पता कर सकते हैं, बट आई नेवर टॉक टू एनी क्लाइंट्स अबाउट डेथ प्रिडिक्शन. या मेरे हिसाब से देख लो, चार्ट में देख सकते हैं, लेकिन डोंट टॉक अबाउट इट. कितनी पॉसिबिलिटीज हैं एक्यूरेट डेथ प्रिडिक्ट करने की एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, काफ़ी सारे इंडिकेशंस हैं. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 8वां भाव है डेथ का, 8वां का स्वामी है, कौन से ग्रह 8वें भाव में बैठे हैं, तो वो सब देख के हमें ठीक ठाक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये समय बहुत भारी है, हो सकता है डेथ हो सकती है इस विंडो के दौरान. तो वो हम देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बट किसी भी क्लाइंट को हम ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ भाई आपका 6 महीने में डेथ होने वाला. सो ये चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि आप फिर बहुत बड़ा कर्म क्रिएट कर लेंगे अपने लिए, जो ठीक नहीं है. लोगों को क्यों एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है, मैं ये इसको थर्ड आई विजन ऑफ शिवा बोलता हूँ. थर्ड आई विजन ऑफ शिवा मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी बॉडी चेकअप करते हैं. सो बॉडी क्या है, 3 डायमेंशनल है, राइट. सो बॉडी वो अध्यात्म में नहीं जाता है डॉक्टर, या 4th 5th डायमेंशन में नहीं जाता है. एस्ट्रोलॉजी जो है कंसल्टेशन, उसमें यू गो बियॉन्ड 3 डायमेंशंस, क्योंकि उसमें हम कर्मफल देख रहे हैं. कर्मफल जो है वो पिछले जन्मों से आते हैं. सो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हटकर ऊपर उठकर है कि कर्म हमें क्या फल मिलने वाला है, क्या फल मिल रहा है. तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मान लो डिसीजन मेकिंग है, मुझे अभी घर लेना चाहिए, अगले साल लेना चाहिए, कौन सा करियर करना चाहिए, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या रेमेडी करनी चाहिए, सो मेरा ये रिश्ता ठीक होगा कि नहीं, या फिर बच्चे कैसे होंगे, बच्चों का करियर. बहुत से पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, तो उनका कैसा रहेगा सारा. सो ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. बट ऑल्सो अध्यात्म में जाया जाए तो लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ के पर्पस को करियर से अलाइन करना है, कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हो आप. सो दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ कंसल्टेशन. फिर लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हाँ अगला साल कैसे रहेगा, उपाय क्या क्या कर सकते हैं. फिर आपका डीप अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो ग्रहों के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, क्योंकि ग्रह जो है वो वही हमारे कर्मफल दे रहे हैं. ग्रह जैसे पोस्टमैन है, हमारे डाक लेके आता है पोस्टमैन, तो देता है. सो बस वही काम है ग्रहों का, हमारा कर्मफल वो हमें दे रहे हैं. तो अगर या एक और एनालॉजी, जैसे स्कूल में 9 आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके 9 डिफरेंट टीचर्स हैं, उनका स्टाइल अलग है, पढ़ाने का मेथड अलग है. सो वो ग्रह वही काम कर रहे हैं, 9 अलग अलग ग्रह है, उनका स्टाइल अलग है. सो वो हमें कर्मफल दे रहे हैं. तो हमें जैसे बहुत डीप लेवल पे जाके ग्रहों के साथ कनेक्शन कैसे बिठाना है, ताकि वो जो कर्मफल है वो हम ले सकें और अगले जन्म में वही कर्मफल नहीं करना पड़े, और वो एंजॉयबल भी हो जाए हमारे लिए. सो ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं ज्योतिष की. सो आप कंसल्टेशन में काफ़ी कुछ आपको पता चल सकता है, और डिपेंड करता है आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं. काफ़ी लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में कि क्या कुछ आगे आई एम स्टक या कुछ हो नहीं रहा है, तो वो सब हम लोग एड्रेस करते हैं. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है. लोग जैसे कहते हैं, इंडिया में भी बहुत लोग कहते हैं कि मैं आई एम वर्गो, आई एम जेमिनी, लोग ऐसे ही रहना कहते हैं. लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि कोई कहता है आई एम जेमिनी, तो मतलब उसका सन जो है सूर्य वो मिथुन राशि में. ओके. लेकिन हमारा ज्योतिष जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो सूर्य को इतना महत्व नहीं देता, चंद्रमा और लग्न को महत्व देता है. अच्छा. सो जो लग्न है, जैसे हमने डिस्कस किया कि लग्न क्या है, जो आपकी राशि ईस्टर्न होराइजन पे थी जब आपका जन्म हुआ, तो लग्न आपका बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. चंद्रमा जो है आपका माइंड है. सो आपका फीलिंग्स, इमोशंस, आपका थॉट्स, ये सब चंद्रमा है. सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है. सो माइंड, बॉडी, सोल जैसे लोग बात करते हैं, माइंड इज योर मून, बॉडी इज लग्न, एंड सोल इज द सन. नाउ इन तीनों में सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन मोस्ट लोगों ने अपनी आत्मा नहीं देखी, राइट. एक्सपीरियंस कुछ किया होगा, लेकिन आत्मा तक पहुंचने के लिए या तो हमें अपने शरीर की हेल्प लेनी पड़ेगी या अपने मन की. लेकिन शरीर की हेल्प लेनी है, मान लो बोलेंगे आप हर रोज सुबह उठ के मैं 5 बजे मेडिटेशन करूंगा, उसके लिए आपको पहले थॉट आना चाहिए, तो माइंड बनाना पड़ेगा उसके लिए. सो माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ज्योतिष.
तो इसलिए हम राशि की बात करके आपकी चंद्र राशि क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो हुआ एक्चुअल डिफरेंस के एप्लीकेशन वाइज। टेक्निकली जो वेस्टर्न जोडियक है वो सिर्फ सन और अर्थ का आपस में रिलेटिव पोजीशन बताता है, उसका पीछे जो राशियां हैं उससे कोई कनेक्शन नहीं। सो उनका डेफिनेशन ये है वेस्टर्न जोडियक का कि देखिए जोडियक में 12 राशियां होती हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। सो मेष राशि 0 डिग्री कहीं से शुरू होगी, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि गो ऑन द डे ऑफ वर्नल एक्विनॉक्स। वर्नल एक्विनॉक्स होता है मार्च 20 को। सो ऑन एवरी ईयर वर्नल एक्विनॉक्स इज मार्च 20। वो कह रहे हैं कि मार्च 20 को जहाँ भी सूर्य है दैट इज 0 डिग्रीज ऑफ एरीज। तो वेस्टर्न जोडियक वहाँ से शुरू होता है। सो मान लो आने वाला है मार्च 20, सो आप बाहर जाएंगे सूर्य को देखिए, दैट इज 0 डिग्रीज एरीज। सो वहाँ से जोडियक शुरू कर लीजिए और आपका चलता रहेगा। सो दैट इज फाइन, लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिजन ऑफ एक्विनॉक्सेस। ये एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है, ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है। प्रिसिजन ऑफ एक्विनॉक्सेस मतलब अर्थ जो है सो अपने एक्सिस पे वॉबल कर रही है। देयर इज अ वॉबल मतलब कि थोड़ी हिल रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड अदर प्लैनेट्स। सो सारे ग्रहों का ग्रेविटेशनल पुल है, सो अर्थ थोड़ा थोड़ा ऐसे वॉबल कर। तो उसका इफेक्ट क्या है, हर साल वर्नल एक्विनॉक्स पे सूर्य जो है वो सेम पोजीशन में नहीं रहता है। सो मान लीजिए इस साल यहाँ पे है सूर्य, नेक्स्ट ईयर जो है स्लाइटली डिफरेंट पोजीशन में होगा। इसका मतलब वेस्टर्न जोडियक का 0 डिग्री एरीज हर साल चेंज हो रहा है, सो वो फिक्स नहीं है। सो यू कैन से इट इज अ आर्टिफिशियल जोडियक, बट इट जस्ट टेल्स यू अबाउट द सीजन्स। सीजन मतलब सूर्य और धरती का। so इसलिए इंडिया में भी हम यूज़ करते हैं वेस्टर्न जोडियक, जिसको बोलते हैं जैसे सारे फेस्टिवल्स के लिए यूज़ करते हैं, राइट। सो मकर संक्रांति है ये, सो वो सारे यूज़ करते हैं। लेकिन नेटल एस्ट्रोलॉजी के लिए, बर्थ चार्ट के लिए, अपने अपने जो कुंडली बनाने के लिए, उसके लिए वेस्टर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारा वैदिक ज्योतिष जो है उसको बोलते हैं साइडेरियल। साइडेरियल मतलब लिटरली इट मीन्स पर्टेनिंग टू द स्टार्स, मतलब कि इट इज कनेक्टेड विद द स्टार्स। सो इट्स अ फिक्स जोडियक, इट्स अ ऑब्जर्वेबल जोडियक। मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकली अगर मैं बोलूँ मेरा सन सूर्य 10 डिग्री मेष राशि में है वैदिक में, उसका मतलब आप लिटरली जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम अगर आप मेरे सूर्य की तरफ देख रहे होंगे तो पीछे आपको मेष राशि दिखेगी। वेस्टर्न जोडियक में ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वैदिक जोडियक जो है, इंडियन जोडियक जो बोलते साइडेरियल जोडियक, इट्स अ फिक्स्ड जोडियक। सो ये चेंज नहीं होता। जैसे कि वेस्टर्न जोडियक हमने देखा है वो शिफ्ट हो रहा है एवरी ईयर। इनफैक्ट एवरी मिनट, एवरी मोमेंट इट इज शिफ्टिंग बिकॉज अर्थ इज वॉबलिंग एवरी मोमेंट। तो वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। सो उसको 71 ईयर्स लगते हैं 1 डिग्री शिफ्ट होने में। सो दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस, बट स्टिल सो इट इज शिफ्टिंग। लेकिन जो इंडियन है इट इज फिक्स्ड, इट इज ऑब्जर्वेबल, इट इज वेरीफाइबल। सो आपका कुंडली के लिए, आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस के लिए हमेशा इंडियन वैदिक जोडियक देखना चाहिए। वेयरएज वेस्टर्न जो है वो यूज़ होता है सीजन्स, जैसे मैंने बताया सीजन्स के लिए, सारे हमारे त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स, कुछ फेस्टिवल्स के लिए भी यूज़ होता है। सो दैट्स द डिफरेंस। क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए या हिंदूज के लिए? नहीं। सो देखिए जैसे हमने बात की, फंडामेंटली है क्या एस्ट्रोलॉजी, कई सारी डेफिनेशंस दे सकते हैं। वन ऑफ द मेन वंस इज इट्स लॉ ऑफ कर्मा। ओके, कर्मफल बता रहा है। सो कर्मा इज नॉट स्पेसिफिक टू हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन। ये पहली चीज हुई। दूसरा, ज्योतिष में जैसे बहुत चीजें हम देखते हैं, 108 नंबर है जैसे 108, बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है। क्यों है उसका बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मतलब क्या माला में जैसे 108 मोती होते हैं, तो हम माला करते हैं 108 बार क्यों करते हैं। तो वो मैं एक्सप्लेन करूँ। सो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन से कि साइंटिफिकली डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज 108 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ। मतलब जितना डिस्टेंस है सन और अर्थ का, दैट इज 108 गुना अर्थ का डायमीटर। आप वेरीफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड द मून इज 108 टाइम्स द साइज ऑफ द मून। तो ये चीज़ें जो आई हैं शास्त्र से, दीज हैव अ मीनिंग। लेकिन आप देखेंगे, अब वी आर डिस्कसिंग एस्ट्रोनॉमी, सन अर्थ मून, सो इसमें कोई हिंदुइज्म नहीं, कुछ क्रिश्चियनिटी नहीं। सो ये दिस इज ऑल इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेना। सो लाइक वी आर सेइंग इट्स ज्योतिष इज अ लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। सो जैसे हम सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं फ्रांस में बात करने के लिए, हिंदी सीखते हैं इंडिया में बात करने के लिए, ऐसे ही ज्योतिष सीखते हैं। इट्स अ लैंग्वेज टू टॉक टू द यूनिवर्स। सो इसमें कोई रिलीजन नहीं है, कोई कंट्री का स्पेसिफिक वो नहीं है।
और जैसे देखेंगे आप, और ये चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं बहुत। जैसे अब हिंदी में धरती को क्या बोलते हैं? हिंदी नहीं, में हाँ, धरती को पृथ्वी, पृथ्वी, लेकिन एक और शब्द है भूगोल। धरा, भूगोल। भूगोल। हाँ, तो भूगोल भूगोल मतलब क्या है? जो गोल है, गोल है। सो वो हमारे ऋषियों को हजारों लाखों साल पहले पता था। अभी जो वेस्टर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस कह लीजिए, उसमें ये गैलीलियो ने 16th सेंचुरी में टेलीस्कोप डिस्कवर किया तो देखा कि राउंड हो सकती है। या उससे पहले एरिस्टोटल ने 5th सेंचुरी में थोड़ा डिस्कवर किया कि एक्लिप्स उसको दिखा कि अर्थ की शेडो जो है लूनर चंद्रमा पे वो ऐसे गोल है, तो उसको लगा कि शायद गोल। सो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया। तो ये तो लेकिन सदियों से चली आ रही है। एंड दीज आर यूनिवर्सल, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल फिनोमिना, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी रिलीजन और कंट्री। क्या एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से साइंस है, हम ये कह सकते हैं? नहीं, सो इट्स अ साइंस, बट ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। नहीं, इट्स अ प्रॉपर साइंस, लेकिन इट्स नॉट जस्ट साइंस। ये साइंस है, साइंस इन द सेंस कि हम सारा फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं कि 9 ग्रह किस जगह थे और क्या उनका प्रभाव है, क्या कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक साइंस। दूसरी इसमें एलिमेंट है, इट्स द इंट्यूशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। तो वो एलिमेंट आप ऑटोमेशन से, कंप्यूटर से नहीं ला सकते। इंट्यूशन मतलब कि एस्ट्रोलॉजर का कितना कनेक्शन है यूनिवर्स से, दैट इज गिविंग एक्स्ट्रा एनर्जी टू द रीडिंग, या फिर आपका कोर्सेज जो है उसमें उसका प्रभाव है। तीसरी चीज़ है इज द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। सो बिकॉज इट्स अ साइंस ऑफ यूनिवर्स, इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। सो देर आर सर्टन थिंग्स कि कब किसी चीज़ को रिवील होना है या फिर किसी चीज़ को छुपाए रखना है कब तक। सो दैट इज नॉट इन आवर हैंड। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, इंट्यूशन एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। अगर एस्ट्रोलॉजी साइंस है और एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ प्लैनेट्स है, ग्रहों की स्टडी को हम करते हैं, तो हर एस्ट्रोलॉजर डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शन क्यों करता है? जैसे अभी मैंने बताया कि एक तो हर एक की इंट्यूशन अलग है, उनका प्रोग्रेस अलग है, उनका स्टाइल अलग है। सो वो अपना भी उसमें दे आर कंबाइनिंग देयर ओन इंट्यूशन विद द साइंस। और दूसरी चीज़ कि उनका अपना जो अध्ययन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किस लिनिएज से आए। सो डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, या फिर उनका प्रोग्रेस डिफरेंट है, लेवल डिफरेंट है। सो दोज आर द रीजंस के प्रिडिक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। रिलेशनशिप में एस्ट्रोलॉजी कितना काम करती है, कितना हेल्प करती है, या कितना इम्पैक्ट करती है एक दूसरे को? बहुत बहुत बड़ा इसका इफेक्ट है रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी। सो वी डू रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी रीडिंग आल्सो, के दो लोगों का। जैसे इंडिया में तो खैर शादी से पहले बहुत लोग कुंडली मिलाप करते हैं, जिसको बोलते हैं। तो वो एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं कूता सिस्टम। तो वो पॉइंट्स देखते हैं कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं, और अगर 20 से कम ज़्यादा आपका स्कोर है तो अच्छा मिलाप है, लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल वे है। सो आई टेल यू कि क्या है रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहले आपको देखना है खुद का चार्ट देखिए आप। सो दो लोगों का अगर हम मिला रहे हैं, तो सबसे पहले अपना खुद देखिए चार्ट इंडिविजुअली सेपरेटली, क्योंकि रिलेशनशिप में इट्स नॉट जस्ट द अदर पर्सन। दूसरे सिर्फ वो नहीं, ताली दो हाथ से बजती है। सो दोनों का देखना पड़ेगा इंडिविजुअली सेपरेटली। दूसरा है, फिर हम क्या करते हैं, तो दोनों लोगों का चार्ट एक तरह से सुपर इम्पोज करते हैं। सो दोनों का चार्ट जब मिला देंगे तो वो कंबाइंड चार्ट बन गया, उसका क्या प्रभाव है। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल, कई लोगों का शादी के बाद भाग्योदय हो जाता है। सो उसमें क्या है कि 9th हाउस जो है, नवा भाव जो है, वो हमारा भाग्य स्थान बोलते हैं उसको। सो 9th हाउस में अगर मान लो किसी पुरुष की कुंडली में नवा भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे, लेकिन अगर किसी कन्या की कुंडली उसमें मिला रहे हैं, तो उसके उसी राशि में, आप मान लीजिए आपके नवा भाव में मेष राशि है, तो अगर कन्या की राशि में, मेष राशि में कन्या की कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति फिर आपका नवा भाव में आ गया एक तरह से। इसका मतलब आपका भाग्योदय हो जाएगा शादी के बाद। इसी तरह ऑपोजिट भी हो सकता है। सो ये हुआ कॉम्बिनेशन, लेकिन इसके लिए आपको क्वालिटेटिवली एनालाइज करना है कि क्या क्या उनका कंपैटिबिलिटी है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारा एनालिसिस करके देन वी कम टू द रेमेडीज। कि हमेशा कभी ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है कि दो लोगों का मैच है या नहीं, ये यस और नो आंसर नहीं होता है, हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। ओके, हमेशा रेमेडीज कर सकते हैं कि किस चीज़ में कंपैटिबिलिटी है, किस में नहीं है, क्या उपाय कर सकते हैं।
जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी आजकल यूएस में बहुत चल रहा है टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी, राइट। सो दोनों का आपस में, सो हम लोग चार्ट एनालाइज करते हैं तो कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टेलर स्विफ्ट का पुरुष ग्रह जो है वो ट्रेविस केल्सी के फीमेल प्लैनेट्स के ऊपर बैठे। अच्छा। सो उन इस लेडी के पुरुष ग्रह मेल के फेमिनिन ग्रह के ऊपर बैठने से उसका क्या मतलब हुआ? अगर तो वो लोग आपस में ट्रेडिशनल तरीके से रहेंगे कि वो अगर ट्रेविस केल्सी बोलेगा आई एम द मैन ऑफ द हाउस, तो मैं आदमी की तरह ही रहूँगा, सब चीज़ें, फिर इट्स अ डिजास्टर, उनका नहीं बनेगा। अगर वो दे स्विच रोल्स कि हाँ ही टेक्स मोर फेमिनिन रोल घर में, इवन खाना बनाना है या फिर मोर कंफर्टिंग एटीट्यूड, और टेलर स्विफ्ट इफ शी एक्ट्स लाइक अ मैन इन द हाउस कि हाँ यू नो मैस्कुलिन एनर्जी है, प्लानिंग करना है, अग्रेसिव चीज़ें या फिक्सिंग थिंग्स अराउंड होम, देन इट्स अ मैच मेड इन हेवन। सो ऐसे देखना चाहिए कि क्या चीज़ों में आपका, और फिर आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं अगर आप ये ऐसा करेंगे, ऐसा मतलब रहेंगे शादी के बाद, देन इट विल वर्क आउट, नहीं तो नहीं होगा। सो बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे मंगल दोष है, लोग बोलते हैं मंगल दोष है जी शादी नहीं होगी, तो मंगल दोष आपको डीप जाना है, इट्स डीप साइंस। मंगल दोष क्या है? मंगल मार्स है, मार्स क्या है? प्लेनेट ऑफ एनर्जी। तो मंगल दोष मतलब आपके रिलेशनशिप में बहुत एनर्जी रहेगी। तो उसका उपाय क्या है? आप घर में ज़्यादा फिजिकल काम करें, अपना घर में पेंटिंग करना है खुद ही करें एज ए कपल, तो दैट विल टेक केयर ऑफ मंगल दोष। सो ऐसा है तो लोग आजकल जैसे मैंने बताया बहुत डरा देते हैं, लेकिन हर चीज़ का उपाय ढूंढना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। इसलिए रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी इज़ अ वेरी, इट्स अ यूनिक थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी कपल should do, like compatibility analysis, so that they can find out their combined strengths, combined weaknesses, and then how they can use those to how they can do remedies उसको enhance करने के लिए। तो दो दोस्तों के बीच में भी ये हो सकती है, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी, या सिर्फ ब्लड रिलेशंस में ही काम करती है? नहीं, एनी रिलेशन, कोई भी हर एक रिलेशन के लिए अलग ग्रह है। सो हम जैसे दोस्तों के लिए बुध ग्रह है, हस्बैंड वाइफ का शुक्र है वाइफ के लिए, और मार्स मंगल है वो हस्बैंड के लिए। बाकी रिलेशनशिप माता के लिए मून है, पिता के लिए सूर्य है। सो हर रिलेशनशिप के लिए उनके दोनों के चार्ट हम दे सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ उनकी कंपैटिबिलिटी है और कहाँ नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों को करवानी चाहिए, इतनी लड़ाई झगड़े करने से बढ़िया है। सो दैट्स व्हाई वी डू, इंडिया में करते हैं जो कुंडली मैचिंग, बट मोस्टली वो बस कूता सिस्टम देखते हैं, अगर 20 से ज़्यादा स्कोर है अच्छा चलेगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट कमेंट भी कर सकते हैं, जो सिर्फ कुंडली मैच ना होने की वजह से, अच्छा स्कोर होने की वजह से शादी ही नहीं करते, उसके लिए क्या करें? या फिर मंगल दोष है जो शादी नहीं करनी, प्लस करेंगे ही नहीं, वो रेमेडीज के बारे में भी नहीं सोचते उसका, और उस रिलेशन को खत्म ही कर देते हैं। मेरे पास आते हैं एक्चुअली कपल्स भी, जैसे पेरेंट्स भी लेके आते हैं कुंडली बच्चों की कि हाँ ये अच्छा चलेगा या नहीं, तो कहते हैं कि इंडिया में एस्ट्रोलॉजर ने बताया इनका तो यू नो स्कोर बहुत लो है, तो ये नहीं चलेगा, हम लोग रियली करना चाहते हैं। तो फिर हम क्वालिटेटिवली देखते हैं कि क्या मैच हो रहा है। कई बार होता है देखिए कि मैं ये नहीं करें कि हर चीज़ काम करेगी, कई बार होता है कि सीधा देखने से पता चल जाता है कि भाई ये तो बहुत ही कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, करेगा ही नहीं। सो उसका हम कह देते कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बड़े बड़े उपाय करके शायद बन जाए काम। लेकिन मोस्ट केसेस में कुछ ना कुछ उपाय करके सिंपल देखना है आपको कि क्या ग्रह उनके मैच कर रहे हैं, क्या कौन से ग्रह नहीं मैच कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे मंगल दोष का है तो उपाय बताते हैं हम कि मंगल दोष क्या है, कि जैसे कहते हैं कि मंगल दोष मांगलिक जो है, अगर पुरुष और स्त्री दोनों मांगलिक हैं तब काम करेगा। राइट। सो ये एक धारणा है, तो वो क्यों है उसका रीजन अगेन कि दोनों में ही इतनी एनर्जी है। राइट। सो दोनों में एनर्जी है तो दोनों फिजिकल काम करेंगे। अगर एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, दूसरा लेजी बना रहेगा कि उसको काम नहीं करना, फिजिकल इंटरेस्ट नहीं है काम करने में, लेकिन जो दूसरा है उसका मांगलिक है उसको बहुत एनर्जी है, तो भी वो कंपैटिबल नहीं है। इसलिए बट उसका भी उपाय है कि हाँ वो बंदा ज़्यादा घर में काम करे और दूसरा बंदा थोड़ा खाना बनाना व्हाटएवर। सो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज। अच्छा, जैसे एक सेइंग है कि हमारे दिमाग में जो भी आता है वो यूनिवर्स में, इस दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करता है। क्या है आपका कमेंट इस पे? हाँ, सो इसको हम कहते हैं प्रश्न ज्योतिष, प्रश्न शास्त्र जो है, मतलब कि अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा, सो ये हम एज अ रीडिंग भी ऑफर करते हैं। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं शुड आई मैरी दिस गर्ल और नॉट, शुड आई जॉइन दिस जॉब या नहीं,
सो यस और नो क्वेश्चन अगर हो, जिसका आंसर यस है या नो है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आता है, तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी जिस क्षण आपको क्वेश्चन आया उसी क्षण यूनिवर्स ने उसका आंसर उस मोमेंट में भर दिया है। उसका क्या मतलब है? सो आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, अभी मान लीजिए क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं। सो अभी का मैं, अगर आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं इस लड़के से शादी करूं, तो मैं इस क्षण का चार्ट कुंडली क्रिएट करूंगा, इस जगह का और इस दिन का, इस 3 बजे का। वो चार्ट मुझे ऑलरेडी आंसर बताएगा कि यस है आंसर या नहीं। तो इसका मतलब कि यूनिवर्स ने ऑलरेडी हमें आंसर दे दिया है। जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, सो मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज नो क्वेश्चन इन द यूनिवर्स दैट डज नॉट हैव अ आंसर ऑलरेडी। सो हर एक क्वेश्चन का ऑलरेडी यूनिवर्स ने आंसर दे दिया है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। प्रश्न कुंडली। और उसके लिए आपका बर्थ चार्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं चाहिए। जिस क्षण आपका क्वेश्चन होगा उसी क्षण की हम कुंडली बनाएंगे और आंसर उसी के बेसिस पे होगा। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, काफ़ी कैसे बहुत सवाल हो सकते हैं। हाँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में मंत्रों की बहुत वैल्यू है। कभी भी हवन होता है, पूजा होती है, इवन ये सब भी हटा दें तो स्कूल में सुबह प्रेयर होती है, वहाँ पे भी मंत्रों का उच्चारण होता है और बहुत सारे रेमेडीज़ के तौर पे भी मंत्रों का उच्चारण बताया जाता है। तो क्या मंत्र क्या है और इसको उच्चारण करने के पीछे लॉजिक क्या है? मतलब क्यों इसको लाइफ में इतना उतारना चाहते हैं लोग? देखिए, मंत्र सबसे पहले समझना चाहिए, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि मंत्र का मतलब क्या है। मंत्र शब्द कहाँ से आया? मंत्र का मतलब है मनः त्रयी इति मंत्र, मतलब कि जो हमारे मन को शांत करे वो है मंत्र। ओके। लिटरली जो भी चीज़ हमारे मन को शांत करे वो हमारा मंत्र है। तो इसीलिए हर एक आदमी का मंत्र अलग है। अच्छा। तो जैसे मान लो अगर आप एथलीट हैं तो आपको दौड़ने में बहुत मजा आता है, सुकून आता है, तो वो आपका मंत्र बन गया। तो अगर कोई रेमेडी देनी, उपाय देना आपको, आपका शनि ग्रह ठीक नहीं चल रहा है या 7.5 चल रही है और आप एथलीट हो, तो मैं रेमेडी, सिंपल रेमेडी दूंगा कि आप शनिवार को अच्छे से दौड़ लगा के आए। तो वो आपका मंत्र बन गया, क्योंकि वो आपके माइंड को प्रोटेक्शन देगा। जो भी चीज़ आपके माइंड को प्रोटेक्शन दे रही है दैट इज योर मंत्र। लेकिन दूसरी चीज़ आपने पूछी जैसे मंत्र शास्त्र, वाइब्रेशन, साउंड। सो मंत्र जो वैदिक मंत्र है, संस्कृत मंत्र है, तो दे आर ऑल्सो साउंड वाइब्रेशंस। तो साउंड वाइब्रेशन इज द मोस्ट डायरेक्ट वे टू अलाइन आवरसेल्व्स विद द यूनिवर्स। कि जैसे शनि भगवान का बीज मंत्र है, बुध का बीज मंत्र है, तो वो बीज मंत्र मतलब सीड सिलेबल, वो साउंड वाइब्रेशन जो है, अगर हम वो चैंट करेंगे, सो वी गो इनटू दैट स्टेट डायरेक्टली, तो वो हमें उसके ग्रह के अच्छे ब्लेसिंग्स देगा, प्रभाव देगा। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक मंत्र। आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप तो यूएस भी रहते हैं, वहाँ तो तेज़ी से बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रेडिक्शंस हैं वो आने वाले समय में एआई प्रॉपर वही प्रेडिक्शनों से ज़्यादा एक्यूरेट कर पाएगा या कर देगा? नहीं हो सकता। सो ऑफ कोर्स साइंस पार्ट जो है उसका एनालिसिस, लॉजिक, एल्गोरिदम, वो ठीक है, डेवलप हो जाएगी। लेकिन जो जैसे मैंने बात करी, इंट्यूशन नहीं कर सकते और डिवाइन ब्लेसिंग नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट जस्ट अ प्योरली लॉजिकल साइंस, this is a spiritual science. This has a lot of energy, consciousness into it and the blessings of the divine. So मेरे ख्याल से AI ऐसा कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकता जो डायरेक्टली कि हाँ आपने भर दिया डेटा और आपको आ जाएगा। So this will not be the case. और जो आज बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर काम कर रहे हैं, ऑटोमेटेड चैट के ज़रिए रिप्लाई करते हैं, उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं, ये कितने ट्रस्टेबल हैं? देखिए, डिपेंड करता है। सो अगर तो आपने पूरा उनको डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स दिया है और उन्होंने कुंडली बनाई है आपकी, तो अगर उसके बेसिस पे वो आंसर कर रहे हैं तो ठीक है। सो दैट इज काइंड ऑफ लाइक एक्चुअल रीडिंग। चाहे चैट पे कर रहे हैं, सो वो तो मीडियम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सिंपल कुछ भी सुपरफिशियल वे में आंसर कर रहे हैं बिना आपकी कुंडली देखे, तब एक्यूरेट नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी है कि अगर वो उनका सिद्धियां हैं, फेस रीडिंग है, कुछ भी, अगर किसी दूसरे एरिया में उनका एक्सपर्टीज है, सो देन दैट मे वर्क। बट जस्ट सिंपली कि हाँ चैट कर दिया किसी को बिना आपका बर्थ डिटेल्स वगैरह, सो ये क्या हो गया, सो वो सब काम नहीं करता है। आपने कोई भी जेमस्टोन नहीं पहना है, बट बहुत सारे लोग बहुत सारे पहनते हैं, और ख़ासकर एस्ट्रोलॉजर्स को तो मैंने देखा है वो काफ़ी ज़्यादा भी पहनते हैं। तो क्या रोल है जेमस्टोन्स का और क्यों पहनते हैं लोग? देखिए, जेमस्टोन्स बहुत पावरफुल चीज़ है।
तो कैसे बनता है जेम? पहले तो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रेशर, जब उस क्रिस्टल पे प्रेशर पड़ता है इतना, सो देन बिकम अ जेमस्टोन। तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सो मैं जेमस्टोन्स को लाइटली नहीं लेता। सो वेरी पावरफुल एनर्जी। तो हमने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि जैसे किसी ने किसी की ज्वेलरी पहन ली और उसको डिजीज़ था कोई, तो पहनने के बाद उसको इमीडिएटली वही डिजीज़ हो गया। सो वैसा, सो दैट इज, आई एम जस्ट टेलिंग यू द शेयरिंग द पावर ऑफ जेमस्टोन्स। सो ज्योतिष के हिसाब से मेरा मत है कि जेमस्टोन पहनना चाहिए बहुत बहुत सावधानी से, कि जो ग्रह आपका अच्छा है, शुभ है, उसी का जेमस्टोन पहनना चाहिए। मान लीजिए कोई 8वें भाव का स्वामी है, उसका जेमस्टोन नहीं पहने, या 6ठे भाव का भी, या 12वें भाव का। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें देखनी है कि कहीं आप जेमस्टोन पहनकर उस भाव को बलि तो नहीं कर रहे जो आपको नहीं करना चाहिए। और एक और रूल है कि जेमस्टोन आपको उसी ग्रह का पहनना चाहिए जिसका आपका अंतरदशा चल रहा हो। सो अंतरदशा मतलब कि ये डिफरेंट फेजेस होते हैं लाइफ में, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की उनका ज़्यादा प्रभाव होता है। सो उस प्लैनेट का अगर आप पहनेंगे जेमस्टोन, तो वो आपको फलित देगा। सो एट ए टाइम 2 महीना 3 महीना पहनना चाहिए जेमस्टोन, फिर उसको उतार देना चाहिए एक प्लैनेट का। सो बाद में आप दूसरे का पहन सकते हो ऐसे। सो दैट इज़ माय ओपिनियन। सो ऐसे मल्टीपल जेमस्टोन्स पहनना कैन बी रिस्की, बट हाँ, अगर आपने पूरी तरह अध्ययन किया है कुंडली का, देखा है कि वो सारे ग्रह आपको शुभ हैं, शुभ फल देंगे, तब आप पहन सकते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे ज़ोडिएक साइंस हैं, तो उनमें ऐसा होता है कि कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत बुरे हैं, मतलब ऐसे ओवर ये हो तो ये अच्छा है, ऐसे हाँ। कुछ भी होता है? बहुत सारे लोग ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं कि वो मेष राशि बहुत अच्छा है, मीन राशि हमेशा रोता रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी देखिए, हर एक राशि में स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस है। हर एक 12 की 12 राशियों में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है ज़रूर, कुछ ना कुछ वीकनेस है। ऐसी कोई राशि नहीं, आप दिखा दीजिए मुझे जिसमें कोई वीकनेस नहीं है या कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ये राशि अच्छी है ये बुरी है। सबकी स्ट्रेंथ्स देखो, सबकी सुपीरियर है, सुपीरियर, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी आप देखेंगे, बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटी, सब राशियाँ हैं उनकी, मिक्स है। दूसरा ये कि कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं कि हाँ, अगर मीन राशि है उसका कंपैटिबिलिटी किस राशि से हो सकता है। बट एज ए जनरल रूल ऐसा आप नहीं कह सकते कि अच्छी या बुरी कौन सी राशि है। जब हमने कर्मा पे काफ़ी बात करी, तो बाहर आया जा सकता है कर्मा से, टाला जा सकता है? सॉरी, बाहर कैसे? कर्मा से। अच्छा, हाँ, पूरा ठीक है। सो कर्म, हमने थोड़ा सा उस पर चर्चा की ब्रीफली कि कर्म 3 प्रकार का है, जो मेन 2 हैं, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। सो प्रारब्ध कर्मा अगेन एग्जांपल है, जैसे संचित कर्मा एक ओशन है, प्रारब्ध कर्मा एक वेव है। तो वेव ऑलरेडी आ चुकी है, उसको हम रोक नहीं सकते, उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। सो प्रारब्ध कर्म को हम कम कर सकते हैं, उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। जैसे कि छतरी ले लिया आपने, तो बारिश का इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन संचित कर्म को हम पूरी तरह खत्म भी कर सकते हैं। सो ये दैट इज ह्यूज। वो बहुत मतलब बहुत लोगों को मालूम नहीं कि हाँ, वो बिकॉज रेमेडी जो फोकस करते हैं कि प्रारब्ध की फोकस करते हैं कि मेरे जीवन में ये हो रहा है, मैं ये रेमेडी कर लूँ और ये खत्म हो जाए। नॉट नेसेसरली, आपको फोकस करना चाहिए संचित कर्म को खत्म करने के लिए, ताकि बस जीवन मरण के इस साइकिल से हमें छुटकारा मिल सके। अच्छा, आपने कई बार बातों बातों में पिछले जन्मों की भी बात करी है। क्या ये रियल में होते हैं? मतलब या तो कोई भी क्रिएचर के जन्म की बात कर रहे हैं आप, या मनुष्य का जीवन ही हमें पिछले जन्म में, ऐसा कुछ होते हैं और भी जन्म मिलते हैं, या पुनर्जन्म जो कहते हैं? देखिए, ज्योतिष को हटा दें, वैसे भी स्पेशली वेस्ट में तो बहुत लोगों को उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। अच्छा। जैसे इट्स लाइक अ मेडिटेशन सेशन, वो आपको हिप्नोथेरेपी के थ्रू या वैसे, सो आपको धीरे धीरे पिछले जन्मों में लेके जाएंगे। सो ये रियल केसेस हैं, और बहुत से लोगों को तो याद भी है अपने पिछले, जैसे स्पेशली छोटे बच्चों को रिकॉर्डेड केसेस हैं बहुत सारे कि उनको स्पेसिफिकली याद था मेरा पिछले जन्म में यहाँ पैदा हुआ था, वो नाम भी बता देंगे जगह का है। सो सारा वेरीफाइड हो चुका है। बट ज्योतिष में हम लोग पिछले जन्म का देख सकते हैं कि जैसे गुरु है, गुरु जीवकार का बोलते हैं। गुरु बृहस्पति जुपिटर जो है, उसको हम जीवकार का बोलते हैं। तो जो गुरु को अगर आप एक स्थान पीछे ले जाएं, एक राशि पीछे ले जाएं, तो वो आपका पिछले जन्म का एक तरह से चार्ट कुंडली बन जाती है। ऐसे हम देख सकते हैं कि पिछले जन्म में क्या क्या हुआ होगा। मतलब होता है, कर सकते हाँ, हैं उस पर बिलीव। जी। जैसे जो आपका ये एस्ट्रोलॉजी है, एक एंशिएंट साइंस है, तो बहुत पुरानी, मतलब हमारे ऋषियों के ज़माने में, तो उस समय कैसे इस्तेमाल होती होगी, या आज जितना
हम आज के ज़माने में इस तरीके से ले रहे, तो ओल्ड एज में इसका क्या यूज़फुल होता था? मेन तो देखिए दोनों लेवल पे यूज़ होता था। जैसे राजा महाराजा अलग से यूज़ करते थे और प्रजा जो है या पंडित लोग अलग से यूज़। सो राजा महाराजा मेन उनका था कि ग्रहण कब लगेंगे, क्योंकि उनको जाना होता है कि बड़ी बड़ी यात्रा में जाना है, जो ऐसा नहीं कि 2 दिन जाके आ गए। उनकी चढ़ाई करनी है, लड़ाई करनी है, तो कई कई महीनों, कई बार साल भी से बहुत बड़ा उनका एक यात्रा, मतलब बहुत बड़ा पार्ट था लाइफ का। तो यात्रा पे कब जाना है, तो अच्छा मुहूर्त कब होना चाहिए, तो उनको बहुत ज़रूरी था कि पहले तो ग्रहण कब लगेंगे उसको अवॉइड करना है, या फिर अच्छा मुहूर्त कौन सा है, तो इसलिए वो कंसल्ट करते थे ज्योतिषी को। तो इसका ये मेन एक उसका यूज़ था। दूसरा कॉमन लॉ में कि कर्मकांड कब करने हैं, सारे त्यौहार कब हैं, पंडित जी सब करते। सो वो दूसरा प्रजा ऐसे यूज़ करती थी उसको एशियन टाइम्स में। जैसे एक महाभारत का इंसिडेंट है जो मैंने देखा, तो मैं उसे कनेक्ट कर पाता हूँ, एक रावण से रिलेटेड है। तो मतलब आप बताइए कितने ऑथेंटिक है, हम कितना इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सुना कि एक बार रावण को जब पता था कि उनको मारने वाला व्यक्ति त्रेता युग में जन्म लेगा, तो उन्होंने त्रेता युग को ही किडनैप कर लिया था कि मैं त्रेता ही नहीं, युग ही नहीं आने दूंगा, तो मुझे मारने वाला कैसे पैदा होगा, अपनी कुंडली देख के। तो ऐसा हो सकता है, मतलब उन्होंने किया होगा ऐसा? आपने सुना ही हाँ, एक और पार्ट है उसका कि रावण ने एक्चुअली 9 के 9 ग्रह को अपने अधीन कर लिया। अधीन कर लिया था। तो कुंडली नहीं बनेगी। हाँ, तो 9 ग्रह अगर उसने नीचे रख लिया अपने दबाव में, तो कोई कर्म फल नहीं मिलेगा। तो उसका क्या हुआ कि उपाय क्या हो, तो हनुमान जी गए वहाँ। तो हनुमान जी ने बचाया ग्रहों, स्पेशली शनि को बचाया। तो इसीलिए कहते हैं कि शनि भगवान का कुछ भी अगर उपाय करना है तो हनुमान चालीसा करिए, हनुमान जी की उपासना। तो बहुत सी ऐसे और भी है हमारे मिथोलॉजी कहानियाँ कि रामायण में, महाभारत में भी, कि हनुमान जी की क्यों पूजा करते हैं, शनि के उपाय के लिए। कई और भी प्रसंग हैं ऐसे। तो हाँ, ये बहुत ही रोचक ये है, मतलब बहुत अच्छा। तो ऐसा ही कुछ हमें महाभारत में भी देखा कि जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जन्म होता है, तो वेद व्यास जो थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये कुल नाशक होगा, और मतलब इसका जो जन्म हुआ है वो अच्छा नहीं है, अगर आप इसे मौत दे देंगे तो भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो भी एक प्रेडिक्शन थी जो बाद में बहुत सही। हाँ, तो इसका देखिए, जैसे हमने बात की, प्रारब्ध कर्म को कोई टाल नहीं सकता। तो उसने प्रिडिक्शन भी कर दी थी, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई कुछ नहीं कर पाया, राइट। सो हम जैसे उसकी इंटेंसिटी कम हो सकता है, अगर उन्होंने काफी सारे उपाय किए होते, शायद वो कुलनाशक की जगह थोड़ा सा गड़बड़ करके छूट जाते। लेकिन प्रारब्ध कर्म को कोई टाल नहीं सकता, नहीं टाल सकता। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया आपसे बहुत सारी बातचीत करके। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी, बहुत सारे मिथ, बहुत सारे फैक्ट्स आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पता लगे होंगे। और हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप हमारी बात से सहमत होंगे, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपके बिलीफ्स हैं, आपकी नॉलेज है। और अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि आपको कोई बात क्यों सही नहीं लगी है, हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। मगर ये बातचीत रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर कोई आपको बात अच्छी लगी है और पसंद आई है, आपके कोई हेल्प की चीज़ है, तो तारीफ भी कीजिए, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि वो हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करती है। बाकी जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।